नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में कला एवं संस्कृति विषय से एक प्रश्न लिया है और ये प्रश्न जो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेजा गया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य की नागर शैली की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का मूल्यांकन बाद में करेंगे। पहले इस प्रश्न से संबंधित कुछ कंटेंट मैंने लिया है संस्कृत आईएएस की बुकलेट से, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। नागर स्थापत्य कला। उत्तर भारत में 5वीं सदी से मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ जिसे नागर शैली कहा गया। इस शैली के अंतर्गत हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत क्षेत्र के भागों तक विभिन्न उप शैलियों में मंदिरों का निर्माण किया गया। इस शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर के साथ साथ सहायक मंदिर भी बनाए गए। मंदिर निर्माण की यह कला पंचायतन शैली के रूप में जानी गई, जिसके अंतर्गत मुख्य मंदिर के सापेक्ष गौड़ देव मंदिरों का निर्माण किया गया। ये एक बहुत ही मुख्य विशेषता है नागर शैली की, पंचायतन शैली। और पंचायतन शैली के बारे में मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है और पंचायतन शैली से संबंधित जो प्रश्न है वह एक बार 2012 की यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है सिविल सेवा की, उसमें भी पूछा गया है। सामान्यतया मंदिर परिसर किसी दीवार से घिरा हुआ नहीं होता है तथा इसमें प्रवेश द्वार भी निर्मित नहीं होता है। ये प्रदेश लिखा हुआ है, प्रवेश होना चाहिए। गर्भगृह तक एक सभा भवन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसे मंडप कहा जाता है। मंडप और गर्भगृह के मध्य के स्थान को अंतराल कहते हैं। गर्भगृह के चारों ओर एक ढका हुआ मार्ग होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। नागर शैली के मंदिर आमतौर पर एक उभरे हुए मंच वेदी पर बनाए जाते हैं, अर्थात एक चबूतरे पर बनाए जाते हैं। गर्भगृह के द्वार पर प्रायः नदी देवियों, गंगा यमुना तथा मिथुनों की मूर्तियां लगाई जाती थीं। मुख्य शिखर गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है। नागर शैली के मंदिरों में 3 अलग अलग प्रकार के शिखर होते हैं। अब इस यहाँ पर शिखरों के प्रकार दिए गए हैं। ये वाला जो हिस्सा आप लोग जो देख रहे हैं इसे कहते हैं शिखर। तो जो नागर शैली के जो मंदिर थे उनमें शिखर 3 प्रकार के थे। लैटिना या रेखा प्रसाद, ये शिखर आधार में वर्गाकार होते हैं। शीर्ष बिंदु की ओर दीवारें भीतर की ओर वक्रित हो जाती हैं। दूसरा शिखर का प्रकार दिया है फमसाना। इन शिखरों का आधार अधिक चौड़ा होता है। लैटिना की तुलना में इनकी ऊंचाई कम होती है। शीर्ष बिंदु की ओर दीवारें सीधी रेखा में ढलान निर्मित करती हैं। और तीसरा प्रकार दिया हुआ है शिखर का वल्लभी। इन शिखरों का आधार आयताकार होता है। इनमें छतें गुंबदाकार प्रकोष्ठ का निर्माण करती हैं जिन्हें अर्धगोलाकार छतें भी कहा जाता है। 2-3 बातें और लिखी हुई हैं। शिखर के ऊपर एक गराड़ीदार थाली नुमा संरचना होती है जिसे आमलक कहा जाता है। आमलक के शीर्ष पर एक गोलाकार संरचना को कलश के रूप में जाना जाता है। मंदिर के भीतर दीवार को 3 क्षैतिज भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें रथ कहा जाता है। ऐसे मंदिर त्रिरथ मंदिर कहलाते थे। कालांतर में पंचरथ, सप्तरथ, नवरथ मंदिरों का भी निर्माण होने लगा। सामान्यतया नागर शैली में बने मंदिरों के परिसर में कोई जलाशय निर्मित नहीं होता है। तो यही सारी विशेषताएं संक्षेप में लिख देनी है, उनसे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। और 1-2 उदाहरण लिख देने हैं, उससे उत्तर का वैल्यू एडिशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने अपने उत्तर में क्या लिखा है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भिन्न प्रकार का मंदिर वास्तुकला उद्भव हुआ, उसे नागर शैली कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में एक भिन्न प्रकार का मंदिर वास्तुकला, भिन्न प्रकार की मंदिर वास्तुकला का उद्भव हुआ। वाक्य में समस्या है। अब नीचे लिखी है नागर शैली की विशेषताएं। इसमें पंचायतन शैली का अनुपालन किया गया, ठीक। इसके अंतर्गत मुख्य मंदिर के सापेक्ष क्रुश आकार के जमीन पर गौड़ देव मंदिर स्थापित की जाती है। क्रुश आकार के मैं नहीं समझ पा रहा हूं।
आगे लिखा है क्रूस आकार के जमीन पर गौड़ देव मंदिर स्थापित की जाती हैं। गौड़ देव के मंदिर स्थापित किए जाते हैं। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग लिखने की आदत है इस बच्चे को। इस शैली में चबूतरे पर मंदिर स्थापित की जाती थी, स्थापित किए जाते थे। जिसमें चारों ओर सीढ़ियां होती थीं, ठीक बात है ये। मंदिर परिसर में चार दीवारी और द्वार की अनुपस्थिति, ठीक। जलाशय जैसी कोई चीज मंदिर परिसर में नहीं होती थी। जलाशय जैसी कोई चीज लिखना ये शब्द ठीक नहीं है। जलाशय जैसी कोई संरचना मंदिर परिसर में नहीं होती थी। आगे लिखा है मंदिर निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। ये बात भी ठीक है। मंदिर के शिखरों के निम्न प्रकार हैं। लातिना, लातिना नहीं लैटिना लिखना चाहिए। लैटिना या रेखा प्रासाद, इसका आधार वर्गाकार होता था। शिखर का छत शीर्ष बिंदु की तरफ झुकी रहती थी। शीर्ष की छत, शिखर की छत शीर्ष बिंदु की तरफ झुकी रहती थी, वक्राकार होती थी, ठीक बात है ये। फमसाना, इसका आधार अधिक चौड़ा होता था। यह लैटिना से कम ऊंचा था, कम ऊंचा होता था। इसका शीर्ष बिंदु ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, उठता था। अगला है तीसरा बल्लभी, इसका आधार आयताकार होता है। इसका शिखर गुंबदाकार कक्ष से ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। ढकी हुई प्रदक्षिणा पथ होती थी, ठीक। गर्भगृह के सामने नदी देवी गंगा तथा यमुना विराजमान होती थी, ठीक। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मंदिर निर्माण का नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण संस्कृति में समृद्धि लाई। निर्माण की नागर शैली, यहाँ पर जो जानकारी इस बच्चे ने दी है वो सारी बातें ठीक लिखी हैं, लेकिन इसने दो तीन मुख्य मुख्य बातों को छोड़ दिया है। जैसे मंडप के बारे में जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा आमलक कलश की जानकारी नहीं दी है। और ये मंदिर के भीतर दीवार को 3 क्षैतिज भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें रथ कहा जाता है। ऐसे मंदिर त्रिरथ मंदिर कहलाते हैं। कालांतर में पंचरथ, सप्तरथ और नवरथ मंदिरों का भी निर्माण होने लगा। नागर शैली की ये एक मुख्य विशेषता है। इसकी भी जानकारी इस बच्चे को देनी चाहिए थी। 2-3-4 लाइनों में ही इन सब बातों को लिखा जा सकता था। यहाँ पर एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि जो ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनमें तथ्यात्मक जानकारी मांगी गई होती है, उनमें भूमिका का और निष्कर्ष का महत्व कम हो जाता है। जिनमें विश्लेषण कम मांगा गया होता है या जिनमें विश्लेषण नहीं मांगा गया होता है, उन प्रश्नों में सीधे सीधे बिंदुवार जो तथ्यात्मक जानकारी मांगी गई है वह जानकारी लिख दी जाती है। तो इस प्रश्न का मूल्यांकन भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष के रूप में ना करके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनके आधार पर एक साथ किया जाएगा। तो इस बच्चे ने जो बातें लिखी हैं वो तो सारी सही लिखी हैं, बस इसने 2-3 बातें ऐसी छोड़ दी हैं जो मुख्य विशेषताओं में जिन्हें शामिल किया जाता है। उसके साथ साथ मैं इस बच्चे को ये सलाह दूंगा कि नागर शैली की विशेषताओं को लिखने के बाद 1-2 लाइनों में ये भी बता देता कि नागर शैली के मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं। जैसे भारत में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर हो गया, एक प्राचीन समय का जो मुख्य मंदिर है भारत का, वह नागर शैली में ही बना हुआ है। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वह नागर शैली में ही बना हुआ है। तो 1-2 उदाहरण भी लिख देता, उससे बात और बेहतर तरीके से बनती, वैल्यू एडिशन हो जाता आंसर का। तो अब देख लेते हैं कि इस बच्चे को मार्क्स कितने दिए जाने चाहिए। जो बिंदु यहाँ पर जो इस बच्चे ने लिखे हैं इस तरफ से लेके दूसरे पेज तक,
वो सारे के सारे सही लिखे हैं। उनमें से कोई भी बिंदु ऐसा नहीं लिखा है जिसे गलत कहा जा सके। और मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे प्रश्न जिनमें बिंदुवार तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जानी होती है, उनका मूल्यांकन भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष के आधार पर ना करके जो समेकित रूप से जो बिंदु लिखे होते हैं उनके आधार पर किया जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो बातें लिखी हैं वो सारी सही लिखी हैं, बस 2-3 बातें इसने छोड़ दी हैं। और ये प्रश्न 10 नंबर के लिए था, तो मैं इस बच्चे को 4.5 मार्क्स दूंगा 10 नंबर में से, क्योंकि जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी बातें सही लिखी हुई हैं। लेकिन इस बच्चे को मैं सलाह दूंगा, एक तो कि जो मुख्य बातें हैं उनको छोड़ा ना जाए उत्तर में, उनको भी संक्षेप में, जैसे आमलक की, कलश की, रथ की चर्चा संक्षेप में इस बच्चे को कर देनी चाहिए थी। उसके साथ साथ नागर शैली के 1-2 मंदिरों का उदाहरण भी लिख देना चाहिए था। इससे बात और बेहतर तरीके से बनती। लेकिन इस बच्चे ने अच्छा प्रयास किया है और इसको 10 में से 4.5 अंक दिए जाते हैं। अब हम लोग इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।